दुनिया का कोई भी कर्म, किसी भी प्रकार का कोई भी शास्त्र, किसी भी प्रकार का कोई भी गुरु, अगर वो ये कह रहा है कि ध्यान बेकार है, तो उस गुरु को इमीडिएटली, उस उपनिषद को, उस शास्त्र को इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम सब दिन रात इंफॉर्मेशन से बम्बार्डेड हैं और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होते ही कंप्यूटर हैंग हो जाता है। बुद्धि जो है उसमें विचलन आने लगता है। शास्त्र पढ़ना, सत्य की बात भी हो तो भी वो एक इन्फॉर्मेशन है। सत्य आपको सिर्फ ये बता सकता है कि वास्तविकता क्या है, अस्तित्व क्या है, आप क्या हैं, कंडीशनिंग का सत्य क्या है। सुबह से लेकर माँ बाप जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कंडीशनिंग जिसकी वजह से आप बीमार हैं उस कंडीशनिंग से, और सारे के सारे जो सुख और दुख हैं आपके उसी कंडीशनिंग, उसी आइडेंटिटी, उसी पहचान से जुड़े हुए हैं। वहाँ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी प्राण ऊर्जा को नहीं बढ़ाया और रेगुलर प्राण ऊर्जा जो उसको मिल रही है, सुबह रात में सोता, सुबह मिल जाती थोड़ी बहुत, वो व्यक्ति का विनाश होना आज नहीं तो कल है ही है। वो व्यक्ति, इंद्रियां उनको पकड़ेंगी ही पकड़ेंगी और इंद्रियों से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। बहुत सारे ऐसे गुरु गांजा वांजा पीते हैं और उनकी तर्क क्षमता भी डेवलप नहीं हो पाती, क्रिएटिविटी जीरो हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन स्किल जीरो हो जाएगी। और जो सुख है, जिसको हम सोम रस कहते हैं, सोम रस को शराब कहा गया। सोम रस को कहा गया कि पत्तियों के उससे बनता है और एक प्रकार का पेड़ है उससे निकलता है। सब बेकार की बात है। सोम रस वो है जो ध्यान की अवस्था में, विलीन ध्यानी के अंदर सृजन होता है। मेरा पूरा का पूरा जीवन आज परिवर्तित नहीं होता अगर मेरे अंदर वो प्राण ऊर्जा जगाने की और उस ऊर्जा से निकला हुआ जो रस है वो मेरे माइंड में अगर नहीं आता, तो पूरे जीवन मैं कितना भी शास्त्रार्थ कर लूँ, कितना भी कृष्णमूर्ति ओशो को सुन लूँ, कुछ नहीं होने वाला। आज मेरे जीवन में लोग कहते हैं कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं दिमाग में, आपको हम सुन रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, और दिमाग मतलब इतना अच्छा आपको लगता है, आपकी एनर्जी में आके लगता है, आपको सुन के लगता है। मैं उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ। वो क्रेडिट सिर्फ प्राण ऊर्जा है और कुछ नहीं। प्राण ऊर्जा बढ़ी, सोम रस निकला, उसकी वजह से जीवन में परिवर्तन आया। उस परिवर्तन से मैंने ज्ञान लिया और ज्ञान खोजा, लिया वो जो आज तक आपके गुरुओं ने आज तक दिया है वो ज्ञान, और जो खोजा है वो ऑब्जर्वेशन से आया है। तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि मैंने पिछले 3 पॉडकास्टों में एक बात करी। पहले पॉडकास्ट में बात करी कंडीशनिंग को कैसे ब्रेक करें, और कंडीशनिंग जो है वो कितना ज़्यादा बीमारी की तरह हमारे अंदर बसी हुई है, वो उस पर बात करी। फिर मैंने अभी रिसेंट पॉडकास्ट में मैंने ये बात करी कि हम सब ऊर्जा के गुलाम हैं। पहले तो हम गुलाम हैं सोसाइटी की मान्यताओं के, और हम कुछ सोसाइटी बनाना चाहती है, हम वो बन नहीं पाते, तो उसकी वजह से सुख दुख होता है, दुख पैदा होते हैं वहाँ से। हम अपनी मान्यताओं के गुलाम हैं। धर्म के अपने कुछ नियम कानून हैं, जो भी धर्म है, जितने भी आप धर्म जानते हो, सब धर्म लगा लो, उनके अपने कर्म हैं, उनके अपने कुछ चलन है, काम करने का तरीका है, काम है, डूज एंड डोंट्स हैं। कि हम तो खड़े होकर नमस्ते करते हैं भगवान को, नहीं, हम तो बैठ के करते हैं और हाथ खोल देते हैं, जिसको हम नमाज कहते हैं। आओ लड़ो, हमारा ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है। जहाँ डिवीज़न है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आना ही आना है, क्योंकि जहाँ डिवीज़न है वहाँ कंपटीशन है। आपने कह दिया हम खड़े होकर नमस्ते करते हैं, आपने कह दिया एक मूर्ति के सामने हम पूजा करते हैं, एक आदमी कह रहा है कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, ऊपर बैठ के करते हैं। लड़ो, हो गया लड़ाई चालू, झगड़ा मारपीट, यही तो है और क्या है। औरतों को
पर्दे में रखना चाहिए, एक आदमी कह रहा नहीं रखना चाहिए, एक आदमी कह रहा रखना चाहिए, हो गया लड़ाई झगड़ा मारपीट चालू। क्योंकि हर एक किताब की अपनी कुछ नियम कानून है, चाहे कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, उसके अपने कानून है, उसके अपने कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। वो नहीं करोगे आप, लड़ाई झगड़ा मारपीट चालू हो जाएगी। तो जहाँ पे डुअलिटी है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। आप क्लास में सेकंड आए हो, एक आदमी फर्स्ट आया है, कंपटीशन है, लड़ाई झगड़ा मारपीट है। आप नीचे 50% ला रहे हो, एक आदमी 99.9% ला रहा है, लड़ाई झगड़ा मारपीट चालू हो गई। घर वाले गाली दे रहे हैं, आपका खुद का मन आपको गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप भी उसी सोसाइटी की कंडीशनिंग के गुलाम हैं। तो फ्री विल आपकी है कहाँ? कंडीशनिंग की वजह से फ्री विल नहीं है। कंडीशनिंग हटाई, पहचाने हटाई, उसका सत्य देखा तो पता चला आप ऊर्जा से ग्रसित हैं। लास्ट पॉडकास्ट में हमने क्या बात करी है? हमने यही बात करी थी कि ऊर्जा के गुलाम हैं हम सब ऊर्जा से निकले हुए हैं। हम कहते हैं हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन को काम करना मत समझो, शरीर कैसे काम करता मत समझो, ऊर्जा को देखो कैसे काम है। लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन हर जगह अप्लाइड। लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो ऊर्जा का एक कानून है। अंतर चाहिए, अंतर चाहिए, अंतर चाहिए। आपके मन को अंतर चाहिए तो आप कह रहे हो मन को अंतर चाहिए। एक आदमी कह रहा बिजनेस में अंतर चाहिए, जबकि बिजनेस में अंतर नहीं चाहिए, मन को अंतर नहीं चाहिए, ऊर्जा को अंतर चाहिए, क्योंकि उस ऊर्जा से मन निकला है, उसी मन से बिजनेस निकला है। तो लोग कहते हैं बिजनेस का कानून है, मन का कानून है, जबकि मन का कानून नहीं, ऊर्जा कानून है। तो हम एक ऐसी ऊर्जा से बने हुए हैं जिसके अपने कुछ नियम कानून है, जिसको हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कहते हैं या यूनिवर्स प्रोग्रामिंग कहते हैं। और हम हर समय इस कानून के विपरीत जाते हैं, अपना खुद के कानून बनाते हैं। कानून ये है कि आप मुनस्यारी जाओगे, बर्फ़ में, पहाड़ों में आपको अच्छा लगेगा, दोबारा जाओगे फिर अच्छा लगेगा, तिबारा जाओगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा, चौबारा जाओगे थोड़ा और कम अच्छा लगेगा। अच्छा 15वीं बार जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा महीने 2 महीने में एक बार चले जाओ, थोड़ा गैप लेके जाओगे तो अच्छा लगेगा, फिर वहाँ रुक जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब शुरू में एक पीक है, शुरू में ग्राफ ऊपर जा रहा मजे का, फिर ग्राफ नीचे आ रहा है, फिर कुछ समय बाद ग्राफ हल्का सा ऊपर जा रहा है, उतना ऊपर नहीं जाएगा जितना पहली बार गया है, फिर नीचे आ रहा है। ये कानून है। कानून ये है कि शुरू में अच्छा लगेगा, फिर महीने 2 महीने में एक बार अच्छा लगेगा। ये कानून है। हम अपना कानून क्या बना रहे हैं? हमें हमेशा अच्छा लगना चाहिए। अरे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, अरे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, फिर हम कुछ और पकड़ते हैं, फिर उसको हम भोगते हैं, फिर वो पीक जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर महीने 2 महीने में वो एक आध 2 बार अच्छा लगता है। सीधा एग्जाम्पल है, नई नई शादी हुई तो शुरू के 15 दिन मज़ा आएगा, 20 दिन, उसके बाद सेक्स में आपको अपनी पत्नी के साथ मज़ा नहीं आएगा, फिर महीने 2 महीने में एक आध 2 पोजीशन लग गई आपकी, बढ़िया लग गया। यही मैस्टरबेशन के साथ है। कभी कभी मैस्टरबेशन करते हो अच्छा लगता है। शुरू में जब पहली बार हिलाया था तो बड़ा अच्छा लगा था, तो लगा कि ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब बार बार हिलाते रहे तो अब 2-3 महीने में एक आध 2 बार ऐसा होता है कि मैस्टरबेशन में मज़ा आता है। नहीं तो बस वही है, एक रगड़न है, रगड़ो निकालो, कोई मज़ा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अंतर पैदा करते हैं। ये कानून है, ये कानून है। अब हम अपना कानून क्या बना रहे हैं? हमें हमेशा अच्छा लगना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा लगना चाहिए। क्लैश हो रहा है अपने कानूनों के। अब योर कानून वर्सेस ब्रह्मांड के कानून। अगर हम सिर्फ इसको यहाँ तक ये कह के छोड़ दें कि कभी कभी मैं म्यूज़िक बनाता हूँ तो अच्छा लगता है, कभी कभी मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ, गिटार बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ तो अच्छा लगता है, कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब कोई अपेक्षा नहीं है। जो अपेक्षा है वही जो मिलेगा, जो मिल रहा है उसी की अपेक्षा है। नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा म्यूज़िक में,
मुझे हमेशा म्यूज़िक में मज़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो हम अपने अपने खुद के नियम कानून बना रहे हैं, हम खुद ग्रसित हैं अपने नियम कानूनों के हिसाब से, और यही सफरिंग का कारण है, यही सफरिंग कारण। और क्या कारण है? और कुछ कारण हो तो बता दो। नया नया फेम मिलता है, नया नया केबीसी जीत गया है, नया नया कहीं कुछ कौन बने करोड़पति हो गया, या नई कार ले ली, नया कुछ उपलब्धि हो गई, अच्छा लगा, फिर वो नॉर्मल हो गया। फिर कार निकाला एक दिन अच्छा लगा कार चलाने में, तुम्हें लगा कि अब रोज़ अच्छा लगेगा, तुम रोज़ निकालने लगे, अच्छा नहीं लगा। फिर तुम देखोगे हो कि एक दिन और अच्छा लगा। यही जिम में भी है, जिम शुरू में ज्वाइन करते हो अच्छा लगता है, उसके बाद 10-15 दिन बाद क्या होता है, जिम एकदम बोरिंग हो जाता है। फिर बीच बीच में कभी कभी जिम अच्छा होता है। ये रूल है, ये नियम कानून है। अपने नियम कानून तुमने बना रखे जो तुम थोप रहे हो सृष्टि पे, वातावरण पे, अस्तित्व पे। अस्तित्व वो घंटा लेना देना नहीं तुमसे। अस्तित्व कह रहा मेरे नियम कानून समझो, उस हिसाब से अपेक्षाएं रखो, जो दे रहा हूँ उतना ही मिलेगा। दाना मिलेगा हर महीने में एक बार, और तुमको रोज़ दाना चाहिए, नहीं हो पाएगा ये। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हम ऊर्जा के गुलाम हैं। ऊर्जा क्या है? एक ऐसा प्राण, एक ऐसी ऊर्जा है इस पूरे संसार में जो हर जगह व्याप्त है, जिसको मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क एनर्जी के नियम कानून हमें पता नहीं है। कई नियम कानून मैंने इसके डिस्कवर कर रखे हैं। लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, लॉ ऑफ एक्टिविटी, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट, लॉ ऑफ एक्सपेंशन, बहुत सारे अलग अलग लॉज मैंने डिस्कवर किए हैं इसमें डार्क एनर्जी के। साइंस को अभी डार्क एनर्जी के बारे में कुछ पता नहीं है। उसको ये पता है पर ये नहीं पता है कि क्या है वो, और वो हमारे अंदर ही है। अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो अंतर का कानून है, ये अलग अलग लोगों को अलग अलग फील्ड में दिखता है। कोई म्यूज़िक में है तो उसको कहेगा कि म्यूज़िक का कानून है, कोई बिज़नेस में है तो कहेंगे भैया बिज़नेस का कानून, जबकि बिज़नेस म्यूज़िक का कानून नहीं है। आज जो कुछ भी आप खरीदते हो उसमें अंतर क्या है, ये सिखाया जाता है मार्केटिंग में। अब सवाल ये आता है कि यार ये क्या है, ये प्राण ऊर्जा क्या है? देखिए, मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी करी हैं इसी ऊर्जा से। लेकिन इस ऊर्जा का विज्ञान समझने से पहले अच्छे से ये समझ लेना कि किसी में ये 1-2 महीने में सोमरस रिलीज़ करता है, किसी में 6 महीने में, और किसी में 1 साल में। 1 साल अगर कोई व्यक्ति ध्यान कर ले, 1 साल, और साथ ही साथ सत्य की खोज भी करता रहे, यानी आत्मज्ञान भी लेता रहे, तो वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी जीवन में मिठास पैदा कर सकता। जीवन में मिठास आती नहीं लोगों के जीवन में मिठास ही नहीं है। बचपन में मिठास हुआ करती थी, उस वक्त सोमरस ऑटोमेटिक रिलीज होता था, पीनियल ग्लैंड से ये रिलीज होता है, और उस वक्त पीनियल ग्लैंड स्टिफ नहीं था, कैल्सीफाइड नहीं था, डीकैल्सीफाइड था। जैसे जैसे आप बड़े होते आते हो, इसमें कैल्शियम की परत जमती जाती है और आपका जीवन जो है वो सूख जाता है। 28, 29, 30 साल तक पहुँचते आजकल तो ये 20-22 में ही होने लगा है, पर चलो 28, 29, 30 साल तक पहुँचते आपका जीवन जो है वो एकदम सूखा पड़ जाता है। घर में 75 इंच टीवी लगी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे R15 खड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर में AC लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लाइट से जा रहे हैं फर्स्ट क्लास से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिजनेस क्लास से जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पैसा नहीं है तो लगता ही एक पैसा होना चाहिए। यही तो है आपके साथ हो। लेकिन अगर आप मुझे सुनते आ रहे हो और आप अगर अपने अंदर देखते आ रहे हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी पालो, कुछ भी हासिल कर लो, बैक टू स्क्वायर वन। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर वही अवस्था बन जाती है। दिल्ली में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, चलो भाई मुंशियारी चलते हैं, क्या होगा उससे पता नहीं। गए, अच्छा लगा, चलो भाई। सुख क्या है? यात्रा सुख है।
तो मुनस्यारी में ही रहो ना, लद्दाख क्यों जा रहे हो? जो चीज़ तुमको मज़ा दे रही थी आज वो चीज़ मज़ा नहीं दे रही है, तो क्या ये ज़रूरी है कि क्या उस चीज़ में परिवर्तन आया है या तुम्हारे मन में परिवर्तन आया है कुछ? और अगर कोई मुनस्यारी जाके सुख है मिला है तो वहाँ 10-15 दिन रहो, लेकिन तुम वहाँ 10-15 दिन रुकते हो, फिर दोबारा तुम्हारा वहाँ जाने का मन नहीं करता, और फिर तुम लद्दाख जाते हो, फिर वहाँ तुम 10-15 दिन घूमते हो, फिर दार्जिलिंग जाते हो, फिर वहाँ घूमते हो, फिर तुम्हें समझ में आता है अभी तब भी नहीं समझ में आता, एक्चुअली तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन तुमको तब भी समझ में नहीं आता है। तुम कहते हो कि अब मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा, वही होने वाला है जो मुनस्यारी में हुआ, लद्दाख में हुआ, दार्जिलिंग में हुआ, वही वहाँ भी होने वाला। पहाड़ वहाँ भी हैं, थोड़ा साफ पहाड़ है और क्या है, बस और कुछ नहीं। मैं स्विट्ज़रलैंड की घास में लेटा हुआ हूँ, बढ़िया है। एप्स्टीन वालों को भी यहीं लेटना चाहिए था, लेकिन वो क्या घूमे नहीं हैं, सब घूमे थे, सब ने मौज काटी है, सब ने दारू पी है, सब ने वैश्याओं के साथ संभोग किया है, लेकिन उनको जचा नहीं, और वो कभी कह भी नहीं पाए कि संसार में सुख नहीं है। क्या इतनी सी बात तुमको समझाने के लिए मुझे आना पड़ रहा है? क्या तुम ये देख नहीं पा रहे हो कि मुनस्यारी में सुख नहीं है, लेह लद्दाख में भी सुख नहीं था, दार्जिलिंग में भी सुख नहीं था? क्या तुम इतने बड़े घोंचू हो, इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मुनस्यारी ही सुख होता तो बदल क्यों रहा भाई? मत बदल, वहीं रहे। नहीं, अब हम बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बोर हो रहा है। अरे तो यहाँ बोर हो रहा है, कल वहाँ भी बोर हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड भी बोर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा लोगों को, और लोग लड़ाई कर रहे हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कि अरे यार आपको क्या पता संसार में, ये सब गरीब हैं, ये सब एक तरफ से गरीब, इनके पास पैसे ही नहीं जाने के लिए, ये सब माया बना के बैठे हुए हैं। ये सोच रहे 50-60 हज़ार रुपये आ जाए तो कहीं जाएँ, जब तक वो साला जाएगा नहीं, जैसे ही वो वहाँ जाएगा फिर साला कहेगा कि चलो श्रीलंका चलते हैं। इतने बड़े घोंचू लोग हैं, इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि दुनिया के किसी भी प्रकार की औरत के साथ सो जाओ, किसी प्रकार का ड्रग्स ले लो, कुछ भी कहीं भी चले जाओ, संसार में सुख नहीं है। और अगर है तो वहीं मिलना चाहिए था, वहाँ पे बोर होकर दूसरी जगह नहीं मन करने लगेगा वहाँ चलें, क्योंकि अगर दूसरी जगह जाके भी वही हो रहा, तीसरी भी वही होगा, चौथे पे भी वही होगा, पाँचवें पे भी होगा, फिर पूरा संसार कम पड़ जाएगा। लेकिन चक्कर क्या है कि गरीब गरीब है, गरीब जा ही नहीं पा रहा है। गरीब साला गया था 1 साल पहले मुनस्यारी, अब वो जब तक 50 जगह जाएगा नहीं तब तक उसको समझ में आएगा नहीं। अब 50 जगह जाने के लिए पैसे ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? सोचो, इनको पैसे पहले कमाने होंगे, फिर ये जाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, मर जाएंगे बुढ़ापे में। इसीलिए इस बात को आज मैं कहना चाहता हूँ कि जो सृष्टि है वो ये जानती है कि इनको समझ नहीं आएगा, इसीलिए बार बार जन्म देती रहती है इनको। सृष्टि ये जानती है कि मेरे जैसे 50 लोग भी आके इनको बोलेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। आप सोचिए कि जब किसी को समझ ही नहीं आ रहा है तो इसीलिए उसको बार बार जन्म दिया जाता है। नहीं तो सृष्टि का क्या है, 4-5 ओशो पैदा कर देती है एक ही बार में और समझा देते हो। नहीं समझ में आ रहा लोगों को, लोग करके भी नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग अंधे हैं, लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे। लोग रुक के ठहर के प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं कि जब मुनस्यारी बोरियत लग गई तो लद्दाख में भी बोरियत लगेगी, तो श्रीलंका में भी बोरियत लगेगी। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे सुख का ज़रिया यात्रा नहीं है, सेक्स नहीं है, पॉर्न नहीं है, मैस्टरबेशन नहीं है, ड्रग्स नहीं है, स्टेटस नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, मकान बनाना नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं ये बन जाऊँ, मैं सिंगर बन जाऊँ, मैं डांसर बन जाऊँ, मैं IAS बन जाऊँ, IPS बन जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि ट्रैवल करने में कोई पहचान नहीं बनती, वहाँ पे इतना टेंशन नहीं है। वहाँ जाओ, पहाड़ों पे घूमो, अपना नदियों। प्रधानमंत्री बनने में, संगीतज्ञ बनने में, वहाँ पे अलग सुख दुख है। वहाँ से सुख दुख की साइकिल बहुत घनिष्ठ हो जाती है। इसका मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप एक सिंगर हैं तो लोग आपसे कहेंगे आप बेकार गाते हैं,
फिर आपने 5 साल रियाज़ किया, आपने अच्छा गाया, तो आपने कहा अब हम पहुँच गए, अब तो सुख मिले। तो लोगों ने क्या कहा, अरे इतना अच्छा गाते हो, क्या पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, इससे अच्छा तो तुम अच्छा गाते ही नहीं थे, इतना अच्छा गाने के बाद भी तुम कहाँ पहुँच गए। तो लोग उसमें भी तुमको, उसमें भी लोग नहीं बोलेंगे, एक्चुअली ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से आएगा, अरे यार अब मुझे बनना है, अब तुम बनोगे। और खुदा ना खास्ता तुम अगर 0.1% तक पहुंच भी गए, 0.01%, यानी अरिजीत सिंह बहुत बन गए, तो भी तुम्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दुख है, दुख है, दुख है। क्योंकि जो नीचे है उसके लिए तो अभी भी ऊपर जाना है, उसके लिए अभी भी रास्ता पड़ा हुआ है, अभी भी उसके पास एक आस है, एक एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा पहाड़ ऊपर चढ़ूंगा तो शायद वहाँ सुख मिलेगा। जो साला पहाड़ की चोटी पे खड़ा है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए क्या उम्मीद है, उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ नीचे आना है, और आना ही आना है, क्योंकि सब लोग लड़ाई कर रहे हैं। वेयर देयर इज़ अ डिवीजन देयर इज़ अ डुअलिटी, जहाँ डुअलिटी है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, तुरंत गिराया जाएगा आपको नीचे और आपके पूरे करियर की माँ बहन एक हो जाएगी। आमिर खान के साथ यही हुआ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, एक मूवी फ्लॉप हो गई, नीचे आ गए, दारू पीना चालू कर दिया, एक और फ्लॉप हो गई, थोड़ा और नीचे आ गए। अब कौन ऊपर आ गया, अब शाहरुख खान ऊपर आ गया। आज जहाँ पे आप खड़े थे, जो आपका तख्त था, जो आपकी सीट थी, जो आपका पद था, वो छीन लिया किसी ने। आपके जीवन में है ही क्या, जीवन का मतलब क्या है, वो तख्त ही आपका जीवन है, वो चेयर ही आपका जीवन है। और क्या है तुम्हारे जीवन में यार, तुम्हारा अधिष्ठान क्या है जीवन का, तुम्हारे फाउंडेशन क्या है जीवन का, वो छीन लिया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। 45 साल से तुम भ्रष्ट होके सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे कि मुझे ये सीट मिल जाए, सीट मिल जाए, सीट मिल जाए, फाइनली टॉप 1 में पहुंच गए, नंबर 1 पहुंच गए, नंबर 1 की रेस। लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि नंबर 1 हर समय नहीं बना रह सकते हो आप, वो आपको गिरेगा। एक गाना फ्लॉप हुआ, नीचे आ गए, थोड़ा सा, वो थोड़ा सा बस नीचे आओगे आप, आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। मूवी किसी की फ्लॉप होती है, उसको कैसा फील होता है आपको पता भी नहीं है, वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। एक आदमी जो इसकी मूवी चल गई, वो पार्टियों में जा रहा है, मेरी मूवी चल गई है, ये साले तुम क्या हो रहा है, और उसके 2 साल बाद एक मूवी आती है और वो इतनी फ्लॉप होती है, वो वापस नीचे चला जाता है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के फ़ोन आना बंद हो जाते हैं, लोग आपको कॉल करना, मैसेज करना बंद कर देते हैं। जो लोग आपके पीछे पीछे लगे हुए थे, आज वही आपको लात और गालियाँ और आपकी आलोचनाएं कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। लोग आपको अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, लोग आपके ऑटोग्राफ कम कर दिए हैं, लोग आपसे सेल्फियां आप खिंचवाते नहीं हैं। क्या करोगे, क्या करोगे मेरे भाई, क्या हो जाओगे तुम? यही तो तुम करना चाहते थे, इसी पे तो तुम्हारा पूरा मन इसी पे तो टिका है, तुम्हारा पूरा का पूरा अधिष्ठान, तुम्हारा पूरा का पूरी की पूरी खुशी इसी पे टिकी हुई है। और वो तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, वो तो बहुत सारी फैक्टर्स के हाथ में थी। अब उन्हीं फैक्टर्स की वजह से तुमसे वो तख्त छीन लिया गया। आज तुम्हारी माँ बहन एक हो गई है और आज तुम्हारे नीचे की ज़मीन खींच ली गई है। क्या करोगे, तुम्हारी खुशी कहाँ जाएगी, क्या करोगे, क्या करोगे? सोचो कभी, इस चीज़ को सोच लेना। जिस दिन तुम सोचोगे ना कि इस चीज़ पर सच में आश्रित हुआ जा सकता है, क्या अपनी खुशियों का आश्रण इस पर रखा जा सकता है। क्योंकि जब तुम एक एक्टर थे, सिर्फ एक थिएटर के एक्टर या गली छाप एक्टर, तब तो फिर भी तुम्हारे पास बहुत कुछ था करने। आज तुम सब कुछ हो चुके हो और तुमको सब कुछ मिलने के बाद भी तुमसे सब कुछ छीन लिया गया। तुम टिकोगे कहाँ, कहाँ टिके इस दुनिया में? किसके उसमें किसी लड़की पे टिकोगे, वो छोड़ के तुम्हें चली जाएगी, और नहीं छोड़ के जाएगी तो उसमें रस मिलना बंद हो जाएगा, उसके अपने कुछ नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी, वो तुम्हें डोमिनेट करेगी, उसकी वजह से तुम EMI ले लोगे, उसकी वजह से तुम घर ले लोगे। आज तुम्हारे फ्रीडम का जो बलात्कार हुआ, वो किसने कराया? तुम्हारी अपनी पत्नी ने।
क्योंकि तुम पत्नी से प्यार करते थे, तुमने EMI पे कार ले ली, EMI पे घर ले लिया, एक बच्चा ले लिया, अब तुम्हारी फ्रीडम भी खत्म। तो टिकोगे कहाँ तुम? खड़े कहाँ होने के लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबिलिटी आत्मज्ञान है। इसीलिए कहा जाता है कि इन सब चीज़ों के पीछे मत आश्रित हो, ना खड़े हो, बर्बाद हो जाओगे, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी तुम लोग की। नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया पेपर, चढ़ो टेबल पे चढ़ के आत्महत्या करो। और जिसका नहीं हुआ है पेपर में, वो भी तो आत्महत्या कर रहा है। वो नहीं दिख रहा किसी को कि पेपर लीक हो गया, चलो आत्महत्या कर लिया। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो। तो ये सिलेक्शन, ये इतनी तुच्छ चीज़ों के लिए तुम जी रहे हो। ये तुम्हारे जीवन का अधिष्ठान है, ये तुम्हारे पैरों की ज़मीन है जहाँ तुम खड़े हो। इतनी अनस्टेबल, इतना टेम्पररी, इतना अनकंट्रोलेबल, ये कंट्रोल के बाहर है तुम्हारे, और लोगों के कंट्रोल के हाथ में है ये। किसी की अपनी खुशी की चाबी किसी लड़की पे दे देते हो। ये तुम्हारे, और वो तुम्हारी वो माँ बहन करके चली जाती है, ये तुम्हारी खुशी का वो है। और जब तुमसे कहा जाता है कि चलो इस मार्ग पे चलो, यहाँ पे आओ आत्मज्ञान, तो तुम कहते हो कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे। तो करो फिर, यही करते रहो। तुम्हारी तो धज्जियाँ उड़नी ही है, तुम्हारी धज्जियाँ तुम खुद उड़ा रहे हो। तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति अगर इस दुनिया में मिल गया तो इस संसार में क्यों बर्बाद हो रहा है ये संसार? इसी वजह से तो हो रहा है। अब देखिए, नथिंग इज परमानेंट, अनित्य है सब कुछ। सॉरी, नित्य है, अनित्य कुछ भी नहीं है। अब उसी नित्य पे तुम अपनी खुशी टिका रहे हो, अपना सुख टिका रहे हो। तो कहाँ टिकाया जाए, क्या किया जाए? ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ टिका सकते हो। ध्यान ही वो अवस्था है जिससे तुम्हें कुछ क्षण भर के लिए या लंबे समय तक के लिए एक रस मिल सकता है, एक अधिष्ठान मिल सकता है। जैसे ही ये रस रिलीज हुआ तुम्हारे अंदर, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग है। कई लोगों का इसलिए रिलीज, देखो चक्कर क्या है ना, बहुत सारे लोगों का इसलिए रिलीज़ नहीं होता क्योंकि लोगों को अपने डिज़ायर पूरे करने हैं। अब वो होते नहीं है तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। अब कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा जब है तो किसी भी प्रकार का कोई भी एलिक्सर अगर बॉडी रिलीज़ कर रही है तो कॉर्टिसोल उसको क्लैश आउट कर देगा। 100 लीटर कॉर्टिसोल रिलीज़ कर रहे हो, 1 ml ये रिलीज़ हो रहा है, क्या पता चलेगा? तो ये किसके लिए मार्ग है? वो व्यक्ति जो डिज़ायर से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका हो, जो व्यक्ति ये समझ चुका हो कि डिज़ायर पे खुशी नहीं आश्रित हो सकते हो आप। डिज़ायर फ्रीडम नहीं है, डिज़ायर सिर्फ एक ज़रिया है अपनी वासनाओं को निकालने के लिए, लेकिन वो उस पर आश्रित होना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जान लेना, जो व्यक्ति ये जान ले पहले, तब जाके उसके अंदर सोमरस का कुछ हो सकता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे अच्छे से पता था कि संसार दुख है। कोई ये कहने की भी ज़रूरत ही नहीं किसी को कि लड़की में सुख है, सेक्स में सुख है। और जबकि मैं म्यूज़िक कर रहा था, सोचिए, मैं आई एम अ पैशनेट गाय एंड नॉट लाइक यू कि मैं बैंक की नौकरी कर रहा हूँ या मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ। आई वॉज फॉलोइंग अ पैशन, वो भी म्यूज़िक जैसी दीवानगी वाली चीज़। स्टिल आई हैड दिस रियलाइजेशन कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बांधने का जरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, इस पे खुशी नहीं टिक सकती। क्योंकि अगर यही खुशी होती तो लोनलीनेस नहीं हो रही होती, अगर यही खुशी होती तो लड़कियों की तरफ भाग नहीं रहे होते, अगर यही खुशी होती तो आज एक खालीपन नहीं होता अंदर से। 6 साल हो रखे थे मुझे म्यूज़िक करते हुए कि मुझे सोनू निगम बनना है, मुझे अरिजीत सिंह बनना है, मुझे भी था।
मुझे भी था, लेकिन अंदर से ये नहीं था कि इसकी खुशी है। तो जब मुझे पता चला कि ये एक मार्ग है जिसमें एब्सोल्यूट फ्रीडम मिल सकती है, जहाँ पे आप किसी पर भी आश्रित नहीं हो, किसी भी बहन के टके और माँ के टके पे आप आश्रित नहीं हो सकते, किसी भी कर्म पे आप आश्रित नहीं हो सकते, कि होने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी कर्म पे, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो मैस्टरबेशन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म हो। जब मुझे पता चला कि ये मार्ग है और यही मार्ग है, और ये कैसे आता है, इसमें बहुत इसकी चिंगारी जगाई नहीं जाती, चिंगारी बचपन से रहती है आदमी के अंदर। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं 23 साल की उम्र में आत्मज्ञान से वंचित हुआ, आत्मज्ञान के मार्ग से चलना मैंने आरंभ नहीं किया था, लेकिन उससे करीबन 10 साल या 12 साल पहले चले जाओ, जब मैं 12 साल की उम्र में था, तो मैं अपने ननिहाल गया और वहाँ पे मेरे 3rd फ्लोर में नाना रहते हैं, आज भी वहीं रहते हैं। तो उनका खपड़ाला है, उसके अंदर वो सोते हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही छत पे ऐसे घूम रहा था इधर उधर, और मुझे पता था कि वो योगा करते हैं, महाभारत वगैरह किताबें पढ़ते हैं। तो पता नहीं मेरे अंदर क्या आया, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि महाभारत की किताबें कहाँ रखी हैं? तो बोलते बक्से में रखी है। तो मैंने कहा निकालो, मुझे पढ़ना है। तो कहते हैं कि अरे वो अंदर दबी पड़ी है, बाद में निकालेंगे। तो मैं रोज़ बोलता था, उन्होंने निकाला नहीं आज तक। मैं अपने घर में ही आके पूछा कि क्या है, किताब कहाँ मिलती है वो। फिर ऐसे करते करते निकाला नहीं उन्होंने, तो मैंने पढ़ा भी नहीं। और वो बचपन में हमें बैठ बैठ के ध्यान करवाते थे। मेरे नाना पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनहद के बारे में मेरे से बात करी थी। बाद में संदीप मेजोरी गेम तो ही कन्फर्म्ड इट कि ये एक्चुअली है क्या। बट दैट टाइम आई वॉज रेडी, बट 12-13 साल की उम्र में आई वॉज नॉट रेडी। आई स्टिल हैड टू एक्सप्लोर सम वर्ल्ड, दुनिया एक्सप्लोर करनी थी थोड़ी बहुत। एंड तो बचपन में मेरे नाना ना सबको पकड़ पकड़ के मेडिटेशन कराते थे, तो मुझे भी कराते थे, पर मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने किया भी नहीं एक्चुअली, देखा जाए तो कभी। हम लोग वही बर्फ़ पानी, ऊंच नीच, और अपने कज़िन्स के साथ, मामा के लड़के के साथ, छोटे मामा बड़े मामा के लड़के के साथ खेलते रहते थे। इतना मैं लोनली था कि मैं कभी भी अपने घर पे नहीं रहता था, क्योंकि मेरे घर पे मम्मी पापा की लड़ाइयाँ, और मम्मी गई काम करने, पापा गए काम करने, मैं अकेले रहता था। मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोचता था मैं कज़िन के पास जाऊँ। तो हमेशा उन्नाव शुक्लागंज में मेरे कज़िन, मेरे छोटे मामा बड़े मामा और नाना रहते थे। तो मैं हमेशा मामा के घर में रहता था, हमेशा, मोस्टली ज़्यादातर मैं वहीं रहता था और खेलता रहता था। मेरा भाई है और उनके साथ बचपन से कज़िन्स के साथ अपने। फिर वाइस सिटी और ये सब आ गए 2000 करीबन 5 की बात है, और वो सब भी धीरे धीरे खेला। फिर मेरा भी कंप्यूटर आ गया, कॉम्पैक्ट का कंप्यूटर था, 2007 में मैंने ज़िद करके मंगाया, तो वहाँ पे वो चालू कर दिया। बट एनीवे दैट इज़ बट आई नेवर हैड द रियलाइजेशन। आई ऑलवेज केम 2000, मतलब जब मैं 23 साल का था तब जाके मुझे वो मार्ग मिला। और जब मैं उस मार्ग पे चला तो सबसे पहले मैंने ध्यान करना चालू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कॉलेज से आता था 5 बजे, फेस वॉश करता था, हॉस्टल में बैठ के ध्यान करता था। और शुरू में 10 मिनट था, फिर 15 मिनट हुआ, फिर 20 मिनट हुआ, फिर 25 मिनट हुआ, और नाना प्रकार के एक्सपीरियंसेस होने लगे। माइंड में परिवर्तन आने लगा और हर चीज़ के ऊपर प्यार आता था। क्योंकि अनहद मेडिटेशन जो ऐसा मेडिटेशन है, वो हार्ट चक्र को एक्टिवेट करता है, अनहद चक्र को एक्टिवेट करता है, अनाहता चक्र को। और वहाँ से जो मिठास चालू हुई थी जीवन में, क्या क्या मिठास थी। मुझे पता चला जीवन में, अभी तो आप लोग को जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक राक्षस रूपी रस मिलता है, पूरे टाइम राक्षस और पूरे टाइम एक नेगेटिविटी।
आपको लगता है जीवन कष्ट है, लेकिन पहली बार मेरे को लगा कि जीवन जो है वो स्वर्ग है। जीवन स्वर्ग में परिवर्तित हो गया। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी अंतः स्थिति वैसी बहिर्स्थिति। जैसी अंतर स्थिति, अगर आप अंदर से खुश हैं तो बाहर अगर आप टट्टी में भी बैठे हुए हैं तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर गलती से बाहर आप गुलमोहर के पेड़ों के नीचे बैठ गए या ग्रीनरी में बैठ गए तब तो आपकी एक्सटेटी ट्रिपल हो जाएगी। तो मैं फॉर्चुनेटली उस वक्त CV रमन हॉस्टल रूम नंबर 130 में मेडिटेशन करता था, और मणिपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं उस वक्त मैं 3rd ईयर में था शायद, हाँ 3rd ईयर में एंटर किया था। 3rd ईयर में ग्रीनरी से भरा हुआ एक शहर और मेडिटेशन और जो रस रिलीज़ हुआ, सोम रस, उसके बाद आज तक मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, कभी नहीं। इसके ऊपर मैं और बात करूंगा कि आगे क्या हुआ। अभी मुझे कहीं जाना है दोस्तों, तो अनफॉर्चुनेटली ये पॉडकास्ट मुझे यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद, टेक केयर।